सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक वितान में लिखित कहानी जूझ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक आनंद रतन यादव जी हैं। बच्चों, ये कहानी बहुत मार्मिक है, दिल को छू लेने वाली है और इसको लेखक ने बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चों, इसके लेखक का हम थोड़ा परिचय पढ़ें। लेखक का नाम है आनंद रतन यादव। इनका जन्म 1935 में हुआ, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ 1935 में। जैसा कि आपको इनका चित्र दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। बच्चों, हम बात करेंगे लेखक परिचय के बारे में। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है और ये मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इन्होंने मराठी और संस्कृत साहित्य में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे हैं। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता, समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कविता लिखी है और आलोचनात्मक लेखन भी इन्होंने किए हैं। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही है। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास झोंवी के लिए उन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जूझ इनका बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास है जो मूलतः मराठी में लिखा गया है। कहते हैं कि लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से, इस जूझ जो उपन्यास, इसके माध्यम से अपने स्वयं की कहानी को पाठकों के समक्ष रखा है। बच्चों, हम बात करें पाठ के बारे में। यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। जूझ का मूलतः मराठी में लिखा गया है। यह एक किशोर के देखे हुए और भोगे हुए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ, खुरदरे मतलब जो सच्चाई से भरा हो, हालांकि सच्चाई कड़वी है वो, लेकिन उस यथार्थ का, सच्चाई का और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। रंगारंग, ग्रामीण जीवन रंगों से भरा होता है। विभिन्न प्रकार के उत्सव, प्रेम, सद्भावना वहाँ पर देखने को मिलती है। तो उस प्रकार के वातावरण की जीवंत सजीव कथा है। इस उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी वर्णन किया गया है, मर्म स्पर्शी, हृदय को छू लेने वाला। तथा इसमें निम्न मध्यम वर्गीय समाज, लोअर मिडिल क्लास जो सोसाइटी है, उसका और उसके जीवन जीने हेतु उसके द्वारा किए जा रहे संघर्ष की अनूठी झांकी है, झलक है कि किस प्रकार वो पल पल अपने जीवन को जीने के लिए किस प्रकार वो पल पल संघर्ष करते हैं। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए एक ऐसा युवक जो हर परिस्थिति में पढ़ना चाहता है, चाहे स्थितियाँ कितनी विपरीत हैं फिर भी वो पढ़ने की उसमें लालसा है, और वो युवक धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ता है, उसके कदम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये उस प्रकार इस पूरी उपन्यास में इसका वर्णन किया गया है। बच्चों, हम बात करें इस पूरे पाठ के सार के बारे में। मैंने इस पूरे पाठ को छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया है और हर एक खंड को मैंने इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो कहानी शुरू होती है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेती के काम में लगा दिया, क्योंकि निम्न मध्यम वर्गीय जीवन से ताल्लुक़ रखते हैं। और कारण क्या है कि उसके जो पिता हैं वो स्वयं खेतों में काम करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं उनकी पत्नी और उनका बेटा खेतों में उनकी सहायता करे और अधिक कार्य करे। लेकिन लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, लालायित रहता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था कि क्या पता कुछ कहा तो पिताजी पीटेंगे उसके। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रमशः इससे मिलने वाला लाभ घट रहा है। धीरे धीरे खेती का खर्चा बढ़ रहा है और उससे जो मुनाफा जो हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो उसकी और उसके परिवार की स्थिति है, माली हालत है, वो थोड़ा सुधरेगी, ऐसा उसके मन में विचार था। लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए, ईख पेरना, ईख बोलते हैं गन्ने को पेरते हैं, कोलू में उसको दबा करके उसका जूस निकाला जाता है, रस, और उससे गुड़ बनाया जाता है।
कैसे, मैं आपको अगली 2 स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोलू चलाया जाता था। जिस प्रकार चक्की चलाई जाती है, आपने अगर जिस प्रकार आपने गन्ने का रस देखा होगा, उसमें 2 पार्ट के बीच में गन्ने को डाला जाता है उसको तो पहले आजकल मशीन है, पहले ये पत्थर के 2 पार्टों को साथ में रख करके और उसे जानवर से घुमाया जाता था, जानवर के शक्ति से। लेकिन आजकल स्थितियाँ बदल गई हैं। तो क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था, उसके पिता का मानना था कि सबसे पहले मार्केट में गुड़ आएगा तो वो अपना गुड़ बेच पाएंगे, नहीं वरना बाद में और लोगों के गुड़ आ जाएंगे, गुणवत्ता भी होगी शायद, या लेकिन उन लोगों के पास में विकल्प मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले गुड़ आएगा तो लोगों के पास में विकल्प नहीं होगा, उसका ही गुड़ बिकेगा ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था, उसमें पानी की मात्रा अधिक होती थी, रस कम होता था। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी कार्य शुरू किया, अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। बच्चों हम बात करें ईख मतलब गन्ना, शुगर कैन। और ईख को इस प्रकार ये जो लोहे के जो पत्थर के पार्टों के बीच में डाल करके और इसके माध्यम से इसको घुमा करके ये इसको मूवमेंट कराया था ताकि इसके अंदर जो गन्ना डाल करके उसका दबा करके रस निकल जाए। और इसके बाद रस को कढ़ाई में उबाल करके बहुत गाढ़ा किया जाता था और इसके बाद ये इस प्रकार का रूप धारण करता था और अल्टीमेटली इस प्रकार गुड़ बन जाया करता था। बच्चों हम बात करें इसकी, अब कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे जानते हैं, डंग, काऊ के डंग से, गोबर से जो कंडे बनाए जाते हैं, उपले बनाए जाते हैं, वो जलाने के काम आते हैं। और तो उस दिन वो कंडे थाप रही थी और वह बाल्टी में भर भर कर उसे पानी दे रहा था। अच्छा मौका देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए, लाचारी मीन्स विवशता, वो भी अपने पति के सामने नहीं बोल पाती थी, हालांकि उसके मन में भी अपने बेटे को पढ़ाने की लालसा थी। तो उसने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। वह मतलब उसका पिता, कि अगर उसके आप पिता से बात करोगे तो ऐसे गुर्राता है जैसे सुअर गुर्राता हो, मतलब तुरंत क्रोधित हो जाता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वे दत्ताजी राव देसाई से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करें। माँ को कहा कि आप उनके पास जाइए, वो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो उनकी बात वो सुनेंगे। माँ तैयार हो गई। वह बच्चे की तड़पन समझती थी पढ़ाई के लिए। वह स्वयं भी लेखक को 7वीं तक पढ़ाना चाहती थी, लेकिन तो लेखक की पढ़ाई 5वीं में अवरुद्ध हो गई थी। अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास माँ और बेटे चले जाते हैं। अब बात आ रही है दत्ताजी राव देसाई कौन है। दत्ताजी राव देसाई हैं वो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जमींदार हैं। लेखक के पिता उनका बहुत सम्मान करते हैं और कई बार उनके खेतों में भी काम कर लिया करते हैं। तो बच्चों इसमें बताया कि इनकी जो माँ है वो कंडे थाप रही है और लेखक इनको पानी दे करके इनकी सहायता कर रहा है। ये दीवार पे कंडे चिपका रही है गोबर से। कहानी आगे बढ़ती है। तो लेखक की माँ और जो लेखक की माँ है जो दत्ता राव से सारी बातें कहती है और उनको यह भी बताती है कि जो उनके पति हैं जिनको दादा नाम से पुकारती है, दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, फालतू समय व्यर्थ करता है। वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव भर में आज़ादी के साथ घूमता रहे, उसे कोई काम ना करना पड़े और सारा काम उसकी पत्नी और उसका बेटा करे। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा। उसकी पढ़ाई जो 5वीं में अवरुद्ध हो गई थी, 5वीं में उसको छुड़ा लिया था पढ़ने से, और इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका था, 1 साल तक वो पढ़ने नहीं गया था। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना, अपने पिता को मेरे पास भेज देना, और घड़ी भर बाद, थोड़े समय बाद तुम भी किसी बहाने से वहाँ पर आ जाना मेरे पास, ताकि आमने सामने बाप बेटे की बात हो जाए। माँ बेटा ने लेकिन राव को सचेत किया, सावधान किया कि हमारे आने की बात उनसे मत बताना। अगर उनको ये पता लग गया कि हमने उनकी शिकायत की है तो वो और चिढ़ेंगे और हो सकता है उनका जो काम बनता बनता वो बिगड़ जाए। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, आप बिना किसी डर के जाइए और मेरा संदेश अपने पति को या लेखक के पिता को दीजिए।
इसके बाद रात को जैसे ही दादा घर आए, माँ ने दत्ता साहब का जो संदेश था कि आपको घर पर बुलाया जा रहा है, देसाई जी ने घर बुलाया है, उनको सुना दिया। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया कि अच्छा, इतना बड़ा जमींदार, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतना इज्जतदार व्यक्ति मेरे को बुला रहा है, सम्मान की बात है, तो वो चला गया। आधा घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने के बहाने से वो भी देसाई जी के पास चला गया, जैसा कि उनकी योजना थी। राव ने लेखक से पूछा, जब वो उनके पिता के पास बैठे हुए थे, पिता से बात कर रहे थे, तो जैसे लेखक आया उनके पिता, तो देसाई जी ने उनके पिता से, लेखक से पूछा, बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया, दादा ने पढ़ाई छुड़ा दी, उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया, हाँ, ये जो बच्चा कह रहा है सही कह रहा है, मैंने ऐसा ही किया। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई, खूब डांटा और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह घूमते हो, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और बीवी और बच्चों को काम पे लगा रखा है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहे हो। इस प्रकार कह करके उसने लेखक को ये भी कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा और मन लगा कर पढ़। यदि यह मतलब इसका पिता, अगर आपका पिता मना करता है तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर जब बात बढ़ी तो लेखक के पिता ने भी अपने जो मन में गुबार था वो निकाला। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया कि मेरा बेटा है, इसको मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं छुड़ाई कि मुझे इसको खेतों पे काम कराना है, बल्कि इसमें गंदी आदत थी, जैसे कंडे बेचता था ये, उसकी माँ गोबर थापती, कंडे बेचाता था, चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, जुआ खेलता है और खेती और घर के कामों पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन लेखक भी पूरी तैयारी के साथ आया था। लेखक ने जो पिता के द्वारा लगाए गए आरोप हैं उनका जवाब दिया, कुछ झूठ बोला, कुछ सच बोला, लेकिन उसने अपनी बातों से राव साहब जी को संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा, कभी नापास तो नहीं हुआ है, अर्थात कभी फेल तो नहीं हो किसी क्लास में? लेखक ने कहा कि नहीं, मैं किसी क्लास में फेल नहीं हूँ। तो ठीक है, आप कल से पाठशाला जाने का आप जाइए। और इतना कह करके देसाई जी ने लेखक को उसको घर भेज दिया और पिता को अपने पास ही बिठा लिया। बाद में उसने रत्नाप्पा, जो उसके लेखक के पिता थे, उसको समझाया कि भाई ऊंच नीच समझाई, दुनियादारी समझाई, भूत और भविष्य के बारे में बताया, भाई अगर आप पढ़ोगे तो बच्चा अगर कुछ बन जाएगा तो आपके ही काम आएगा, आपकी माली हालत सुधरेगी, उसे दुनियादारी समझाई। तो दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर ली। हामी भरना मतलब स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप अगर कह रहे हो, बड़े आदमी हो, तो मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। तो अब आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार ये देसाई जी हैं और ये इनके लेखक हैं ये, और इनके पिता है रत्नाप्पा, और ये देसाई जी इनके पिता को समझा रहे हैं और लेखक मान भी रहे हैं। लेकिन बीच बीच में अगर आप देख रहे हो तो ये जो लेखक के पिता हैं इशारों से इन पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। बच्चों, कहानी फिर आगे बढ़ती है। घर आकर उसके लेखक के पिता ने लेखक से लेकिन ये वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना, स्कूल जाने से पहले खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। ढोर मीन्स जानवर, भैंस, जानवर, गाय वगैरह। और खेतों में ज़्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर रहना होगा, आपको छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, एब्सेंट भी रहना पड़ेगा। मरता क्या ना करता, लेखक भी सब चीज़ स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, समथिंग इज़ बेटर नथिंग, कुछ तो चलो मिल रहा है। लेखक ने सभी शर्तें उसके पिता की स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा, जहाँ से उसकी पढ़ाई अवरुद्ध हुई थी। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे, क्योंकि जो उसके साथी बच्चे थे वो अगली कक्षा में चले गए थे, लेकिन लेखक तो उसी कक्षा में रह गया था। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के सिरे पर कोने में जाकर बैठ गया। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया था, उसे पता नहीं है कि अब किताबें बदली है नहीं बदली है, सिलेबस क्या है, वो सब किताबों को अपने बस्ते में थैले में भर लाया था। इसके बाद लेकिन लेखक चूँकि अब नया था, उसके साथी बच्चे अगली कक्षा में पहुंच चुके थे, स्कूल छोड़ चुके थे, उसके लिए सारे बच्चे अब कक्षा में नए थे।
बच्चों के लिए वो लड़का नया था। नया देख करके क्या किया, कक्षा के शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया। मजाक कैसे उड़ाया, उसका गमछा छीनकर, गमछा बोलते हैं जो कंधे पर डालते हैं, इसको तौलिया टाइप का होता है, टॉवल टाइप का, तो गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया, टेबल पर। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू की। शायद शायद मास्टर जी भी इसी प्रकार आते होंगे, सर पे गमछा बांध करके। तो उस लड़के ने उसके मास्टर जी की नकल उतारनी शुरू की। तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में अर्थात इंटरवेल में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की। शरारतें कर रहे हैं बच्चे उसके साथ में, परंतु असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे, लेकिन लेखक दृढ़ निश्चयी था, उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। लेकिन उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से, उसकी माँ ने क्या किया, उसके लिए एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की मंगवा ली। मैल खाऊ मतलब मटमैले रंग की, ताकि वो गंदी ना दिखे। 2 नाड़े वाले, नाड़े बांधते पजामे में, जो पजामे को नीचे खिसकने से बचाने के लिए धागा बांधते हैं, उसे नाड़ा बोलते हैं। धीरे धीरे लड़कों से अब उसका परिचय बढ़ने लगा, मित्रता होने लगी। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में आए। वे बड़े सख्त थे। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, डंडा नहीं मारते थे किसी बच्चे को, लेकिन वे लड़के की पीठ पर घूंसा लगाते थे, फिस्ट। और शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित के अध्यापक थे। इससे क्या हुआ, बिना मारे ही बच्चे उनके कंट्रोल रहने लगे, जो कक्षा में अनुशासन बन गया। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का एक कमजोर शरीर वाला लेकिन होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था, शरारती नहीं था, तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। मंत्री मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो उसने बसंत पाटिल को देखकर उसके मन में भी पढ़ने की लालसा और तीव्र हो गई। वह भी उसी की तरह उसका पढ़ने में उसने मन लगने लगा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया, मैथ्स उसकी स्ट्रांग हो गई। दोनों में दोस्ती हो गई, बसंत पाटिल में और उस लेखक में। मास्टर अब लेखक को आनंदा कहने लगा, उसको प्यार से आनंदा नाम से पुकारने लगा। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। जो पहले उस शरारती बच्चों की शरारते के कारण, परेशान करने के कारण उसका मन उदास था, अब वो कक्षा में लगने लगा, पाठशाला में। एक नए टीचर का आगमन होता है उसके जीवन में। सौंदल के करजी, सौंदल के करजी जो थे वो मराठी के अध्यापक थे। मराठी पढ़ाते समय वे स्वयं खो जाते थे, रम जाते थे, किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाया करते थे। उनका कंठ सुरीला था और उसके छंद और रसिकता के कारण, उसकी कविताओं में रस होने के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थीं। कविता के साथ वे कविता के साथ ऐसे जुड़े हुए थे कि वो अभिनय करके भावबोध कराते, उस कविता में क्या बोध है उसकी एक्टिंग करके, अभिनय मतलब एक्टिंग करके वो बच्चों को दिखाते थे। वो खुद भी कविताएं रचते थे, मौलिक कविताओं की रचना करते थे। लेखक उन सौंदल के कर जी से बहुत प्रभावित हो गया। और क्या होता है, वो बहुत उनसे प्रभावित हो गया। उनके दिमाग में अब उस जो उनका अध्यापक थे सौंदल के कर जी, वो आदर्श व्यक्ति के रूप में समा गए। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय, ढोर मतलब जानवर, वह मास्टर जी के अनुसार ही कविताएं गाता था। कहते हैं बच्चे कभी कभी किसी अध्यापक का बच्चों पर इतना प्रभाव पड़ जाता है कि वो अध्यापक है उस बच्चे के लिए रोल मॉडल बन जाता है, एक आदर्श व्यक्ति बन जाता है, और वो जो बच्चा है उस अध्यापक की तरह ही अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। यही लेखक के साथ होता है। सौंदलकर जी उनके लिए बहुत, वो उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं लेखक। वह उन्हीं की तरह अभिनय करता, एक्टिंग करता। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि वह अन्य कविताएं भी इस तरह पढ़ी जा सकती है। देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे वो एक्सप्लोर कर रहा है, घुस रहा है, उसको लगा कि ऐसा ही नहीं कि जो टीचर ने पढ़ाया है, सौंदरकर जी ने पढ़ाया है, वही कविताएं एक्टिंग करके पढ़ी जा सकती है। उसको लगा कि और कविताओं को भी वो अभिनय करके पढ़ सकता है। लेखक को महसूस हुआ कि जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, खेतों में काम करना, ढोरों को चराना, उस समय उसको अकेलापन खटकता था, मतलब चुभता था, परेशान करता था। अब वह समाप्त हो गया। अब उसे एकांत अच्छा लगने लगा। वह एकांत का उपयोग अब वो एकांत का उपयोग करने लगा।
वह एकांत के कारण ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, उसको कोई नहीं देख रहा। नृत्य कर सकता था, अभिनय कर सकता था। उसने कविता गाने की अपनी अपनी पद्धति विकसित की, टीचर की तरह नहीं। उसने अपनी स्टाइल, अपना ही जो सिस्टम है, उस तरह उसने अपने आप को डेवलप किया कि कविता इस तरह भी गाई जा सकती है। वह अभिनय के साथ गाने भी लगा तथा अब उसके चेहरे पर कविता के भाव भी आने लगे। वह कविता के भावों को समझता, अभिनय करता, नृत्य करता और कविता को गाता भी था। देखो बच्चे, तो किस प्रकार जो लेखक है वो ढोर चरा, जब ये जानवर है इसको चरा रहा है और उसके पास जब अगर पेन कॉपी नहीं है तो वो मिट्टी के ढेले से ही इस भैंस के शरीर पर कुछ न कुछ लिख करके अपनी कविता की रचना करता था। कहानी आगे बढ़ती है। अब मास्टर जी को भी लेखक का गायन अच्छा लगने लगता है और उससे छठी सातवीं की कक्षा के बालकों के सामने वो गवाते हैं। क्यों गवाते हैं? ताकि उस बच्चे का आत्मविश्वास और बढ़े, उसको और आगे अच्छा करने की प्रेरणा प्राप्त हो। तो मास्टर जी उसको भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। देखो, पाठशाला के एक समारोह में उसको गवाते हैं, इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ता है, उसे प्रोत्साहन का अनुभव होता है। मास्टर जी स्वयं कविता रचते थे, उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे, कविताओं का कलेक्शन था मराठी कवियों का। वे उन कवियों के संस्मरण सुनाते थे कि कवियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में अपनी यादों के सहारे वर्णन जो है वो लेखक को सुनाते थे, ताकि लेखक और भी प्रेरणा प्राप्त कर पाए। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे। अब तक वह जब उन मराठी कवियों की जो कविताओं का संग्रह पढ़ता था तो उसको लगता था कि जो कवि हैं ये आम आदमी नहीं है, ये तो भगवान है, भगवान ही इस प्रकार की शानदार कविताओं की रचना कर सकता है। लेकिन जब उसने उन कवियों के संस्मरण, उनके जीवन के बारे में अपने टीचर से सुना तो उसको लगा कि यार ये भी आम आदमी ही हैं। अब उसके मन में एक प्रेरणा जागृत हो गई कि अगर ये आम आदमी होकर के इतनी कविताओं की रचना कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकता। सौंदलेकर जी स्वयं कवि थे, इस कारण लेखक को यह विश्वास हो गया कि कभी भी उसकी तरह ही हाड़ मांस का और क्रोध लोभ का मनुष्य होता है, वो कोई ऊपर से उतरा हुआ देव नहीं है, देवता नहीं है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। देखो, टीचर के प्रोत्साहन करने पर कितना फर्क उस बच्चे के अंदर, देखो इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार अगर माता पिता भी अगर बच्चे को थोड़ा सा प्रोत्साहन करें तो बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट और भी अधिक हो जाता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल, बेल बोलते हैं जो क्रीपर्स होते हैं, तो मालती की बेल होती है। बेल एक प्लांट जो होता है, पौधा, तो उस जो बेल होती है अपने सहारे नहीं बढ़ती है, जैसे लौकी की बेल होती है। तो इस प्रकार जो मालती की बेल थी वो लेखक के दरवाजे पर लगी हुई थी, तो लेखक ने उस पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती की लता, जो बेल थी, लता मीन्स बेल, और कविता दोनों ही देखी और उन दोनों को उसने सामंजस्य स्थापित करना कि जो मैंने जो कविता लिखी है इस मालती की बेल को बेल के उपयुक्त है या नहीं, इस मालती की बेल के सारे गुणों का वर्णन कर रही है या नहीं कर रही है। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ा। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर भी कविता बना सकता है। इससे उसके आत्मविश्वास में और वृद्धि हुई। बच्चों, अब वह भैंस चराते चराते वह फसलों और जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, राइम बिठाने लगा। वह उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता और मास्टर को सुनाता और दिखाता। कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल रखने लगा। उनके ना होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। जैसा आपको मैंने इस स्लाइड में आपको जो बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार वो, उसके पास कागज पेंसिल नहीं है तो वह लकड़ी से अपने भैंस की पीठ पर कुछ न कुछ लिख रहा है। इसके बाद क्या होता है, अगर उसे भैंस की पीठ भी नहीं मिल रही लिखने के लिए तो वह पत्थर की शिला पर, रॉक, चट्टान पर कंकड़ से लिख देता था। और जब वो कविता उसे कंठस्थ हो जाती, बाय हार्ट लर्न हो जाती, तो वह उसे पहुँच देता। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता और सुनाता। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे
जो मास्टर जी थे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते कि कविता का शास्त्र मतलब कविता विचार किस प्रकार लिखी जाती है, कविता के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, कविता में छंद अलंकार का कितना महत्व है, उनका प्रयोग कहाँ किया जाए और किस प्रकार किया जाए, शुद्ध लेखन कैसे क्या होता है, लय क्या होती है, उसको वो ज्ञान कराते, उसकी शिक्षा वो उसको देते। वे उसे पुस्तकें में कविता संग्रह भी देते ताकि ज्ञान प्राप्त कर सके भाई कविता किस प्रकार लिखी जाती है। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए, ढर्रे मतलब तरीके सिखाए कि कविता किन किन पर लिखी जा सकती है, किस प्रकार लिखी जा सकती है, कविता के कौन कौन से रूप होते हैं, किन किन छंदों में लिखी जा सकती है। इस प्रकार का ज्ञान उसे उसके मास्टर जी सौंदलगिरकर जी ने दिया। तभी तो सौंदलगिरकर जी का जो प्रभाव है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, उसके जीवन की धारा ही बदल जाती है। वह एक विद्यार्थी के विद्यार्थी होते होते वो एक कवि, साहित्यकार, इस प्रकार की दुनिया में वो प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती है, उसका मार्गदर्शन मिलता है और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगता है, शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगता है और शब्दों का नशा उस पर अब वो चढ़ने लगता है। धीरे धीरे वही कविता उसके जीवन का आधार बन जाती है और वही एक छोटा वो लेखक है जो कभी अपने जो संघर्ष के कारण वो उसने पढ़ाई शुरू की थी और उसने अपनी जो जीवटता है, संघर्ष की करने की क्षमता है, सीखने की ललक है, वो ललक के माध्यम से और अपने मास्टर जी सौंदलगिरकर जी का मार्गदर्शन पा करके एक कवि बनने की दिशा में आगे अपना कदम बढ़ा देता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने इस पाठ का सार समझाने का प्रयास किया है वो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा।